हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्लास 7 का जो मिड टर्म का सैम्पल पेपर था ना, उसी को आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, सेक्शन ए नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बाकी का सारा पार्ट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो रहेगी। ठीक है, दोनों को रिटर्न में मैं आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं, मैंने दो वीडियो जो है इम्पोर्टेंट बताई हैं, मतलब दो चैप्टर जो है, आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं ना, तो 2 चैप्टर अच्छे समझाए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मैं इंग्लिश में अलग से सेपरेट नहीं ला पाया। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले, क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? वे इसे कैसे प्राप्त करते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, वे इसे प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सुनिए, क्वेश्चन है, देखो दो है यहाँ पर, आप ये वाला कीजिए, ये वाला, पर मैं सैम्पल पेपर बना रहा हूँ तो दोनों को ही समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा टाइम कम होने की वजह से इस बार आपको आंसर जो है हैंड राइटिंग में मिल रहे हैं, प्रिंटिंग में मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब इंग्लिश में सुनिए, डू प्लांट्स आल्सो नीड फूड? देन हाउ डू दे गेट इट? मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या पौधों को भोजन की जरूरत होती है, वो इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं? आप लिखेंगे यस, प्लांट्स नीड फूड। हाँ, पौधों को भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, दे गेट थ्रू फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा था ना प्रकाश संश्लेषण, तो उसी से पौधे जो है भोजन ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा और वाला, पहले हिंदी में सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में सिर्फ 0.04 है। ठीक है, ठीक है, और वैसे 0.03 के आसपास है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पूरी तरह से हटा या खत्म कर दिया जाए तो पौधों या जंतुओं का क्या होगा? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो CO2 होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस बनाती है। मतलब एक ग्रीन हाउस गैस है ना, तो एक एक पूरे तरह से कंबल का आवरण बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो धरती है ना, वो ना तो ज़्यादा गर्म हो पाती है, ना ज़्यादा ठंडी। ठीक है, तो जीवन को संभव बनाती है। अगर यही नहीं होगी ना, तो जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। आंसर देखो, अब आंसर सुनिए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल से पूरी तरह हटा दी जाए तो पौधों और जंतुओं का जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे सुनिए, CO2 ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में भूमिका निभाती है। ठीक है, क्या करती है? भूमिका निभाती है, और यह पृथ्वी को न ज़्यादा गर्म होने देती है और न अधिक ठंडी। ठीक है, तो ये देखो, मैं एक बात बोलूँगा कि दोबारा से, कि मैं इसे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं ले पाया ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कटिंग वगैरह दिख रही है, तो इसमें आप कोऑपरेट करना प्लीज़। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है, अब पहले इंग्लिश वाले देख लो। ये कह रहा था कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट 0.04%। ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हालांकि 0.04% है। ये कह रहा है व्हाट हैपन टू प्लांट एंड एनिमल्स इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द एटमोसफेयर? अगर एटमोसफेयर से हटा ली जाए तो क्या होगा? देखो, एक तो ये पौधे जो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, है ना। देखो, पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, उसमें अपना भोजन बनाते हैं ना CO2 से। और दूसरा ग्रीन हाउस जो गैस है, देखो वो भी नहीं बन पाएगी, और ना पृथ्वी जो है ना वो ज़्यादा ठंडी और जो गर्म बहुत होगी, तो जिसके वजह से जीवन खत्म हो जाएगा। तो आंसर सुनिए, इफ वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड completely from environment, then plants and animal would not survive. वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। CO2 is ग्रीन हाउस गैस, CO2 ग्रीन हाउस गैस है, विच इज़ हेल्पफुल फॉर मेकिंग एनवायरमेंट फॉर लाइफ। और ऐसा एनवायरमेंट बनाते हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि जो CO2 नहीं होगी ना, तो जो प्लांट्स हैं
वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, कि अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं। यहाँ बोल रहा है कि दिए गए चित्र में पौधे के प्रकार की पहचान कीजिए। ये किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो बच्चों ये होता है घटपर्णी, यानी कि पिचर प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? पिचर प्लांट। ठीक है, और ये अपना पोषण कैसे करते हैं? देखो ये जो है ना, अपना पोषण के लिए क्या करते हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना उनको भी भोजन करते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। अब दोनों इसमें लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये स्वपोषी का भी सहारा लेते हैं और विषमपोषी का भी सहारा लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो आप लिखेंगे घटपर्णी, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, तो ए में बोला गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट शोन इन द गिवन पिक्चर। तो ये कौन सा प्लांट है? पिक्चर प्लांट है। ठीक है, और हाउ डू दे गेट देयर न्यूट्रिशन? तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो ये जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो दोनों तरीके से लेते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ से भी लेते हैं और ये जो है हाइटोट्रॉफ से भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इंसेक्टिवरस प्लांट लिख दो या पिचर प्लांट लिख दो, ऑटोट्रॉफ एंड हाइटोट्रॉफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में बोल रहा है कि ये एल, एम, एन और ओ, तो इनके आपको बताना है कि कौन कौन से स्वाद हैं। देखिए जो जीभ होती है ना उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर मीठा पता लगता है, फिर उसके बाद खट्टा, फिर नमकीन, फिर कसाला, कड़वा। ठीक है, तो अभी मैं आंसर दिखाता हूँ, एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एक डिफरेंट टेस्ट आपको बताने हैं टंग के। ठीक है, जो एल, एम, एन, ओ आपको रिप्रेजेंट करना, तो ये आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी और आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से टेस्ट हैं। देखो जो ओ है ना वहां पर तो स्वीट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? स्वीट। एन की जगह सोर, SOUR, सोर। एम मतलब सोल्टी, SALTY, और डी माने बिटर, BITTER, बिटर। ठीक है, हिंदी में मीठा, खट्टा, नमकीन और कसाला। फिर नेक्स्ट है, उबले चावल को चबाए जाने के बाद आयोडीन परीक्षण में नीला रंग क्यों नहीं देते? ये सुन, मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज के अंदर स्टार्च पाया जाता है तो वो आयोडीन सॉल्यूशन में डालने पर नीला हो जाता है। ठीक है, या हल्का हल्का काला हो जाता है। ठीक है ना, तो एक बार जब उबले चावल को हमने चबाया तो उसमें जब आयोडीन का टेस्ट किया तो वो नीले रंग का क्यों नहीं हुआ? आप बता दोगे क्योंकि हमारा जो मुंह है ना उसमें लाला ग्रंथि होती है, और उसमें लाला रस जो है ना वो क्या करता है, जो हम चावल खाते हैं उसमें जो स्टार्च होता है ना उसको शुगर में बदल देता है। किसे बदल देता है? शर्करा में बदल देता है, और शर्करा में बदलने की वजह से अब उसमें स्टार्च तो है नहीं, इसलिए वो नीला नहीं हो पाता। ठीक है, आंसर देख लो। पहले इंग्लिश में क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ये बोल रहे वाई बॉइल्ड च्यूड राइस डू नॉट गिव ब्लू कलर टू आयोडीन टेस्ट। ये कह रहे जो बॉइल्ड च्यूड राइस होता है ना, ठीक है, जैसे हमने जो राइस है उसको चबा लिया उसके बाद जो है वो ब्लू कलर का जो है ना वो क्यों नहीं दे पाता आयोडीन जब सॉल्यूशन में डालते? तो आप बोलोगे क्योंकि हमारे जो माउथ है ना उसमें सैलिवरी ग्लैंड होता है, उसमें जो है ना सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो स्टार्च जो हमने चावल के थ्रू लिया है ना उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो है ना आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो काम नहीं कर पाता और वो उसका कलर चेंज नहीं हो पाता। आप लिख देना उबले चावल को चबाए जाने के बाद आयोडीन परीक्षण में नीले रंग इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारे मुंह में लाला रस उपस्थित होता है जो चावल में उपस्थित स्टार्च को शुगर में बदल देता है। ठीक है, स्टार्च
स्टार्च ना रहने के कारण नीला रंग नहीं देते। ठीक है, मेन क्या है, स्टार्च नहीं रहता इसलिए नीला रंग नहीं हो पाता। इंग्लिश में सुनो, आफ्टर चूइंग बॉइल्ड राइस, ये ना कॉमा लगा हुआ, आफ्टर चूइंग बॉइल्ड राइस डू नॉट गिव ब्लू कलर। जो राइस है ना वो ब्लू कलर नहीं देता एज इन अवर माउथ, क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। इन द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च नहीं होता इसलिए जो है ना कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, एक अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ये बोले मानव में फंसे किन्हीं दो प्रकार के दांतों के नाम बताओ और उनके कार्य लिखिए। देखो हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं और उनके कार्य आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर आंसर दिखाता हूँ। ये कह रहे नेम एनी 2 टाइप्स टीथ एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन। 2 प्रकार के दांत बताने और उनके फंक्शन बताने आपको। देखिए 4 प्रकार के दांत है, छेदक जिसे कृंतक कहते हैं, भेदक, रत्नक, कैनाइन कहते हैं, अग्र चरवर्णक, ठीक है, जिसे प्रीमोलर कहते हैं, और चरवर्णक जिसे मोलर कहते हैं। तो ये इसके फंक्शन है। ठीक है, देखो इंसाइजर का आप लिख देना कटिंग के लिए, इंग्लिश में फॉर कटिंग। ठीक है, और जब हम किसी चीज को टीयर करते हैं ना, टीयर, तो वहां पर कैनाइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये होगा टीयरिंग के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाला समझ में आ गया ना सबको। फिर छठा क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का चित्र बनाइए और गतिमान लोलक किस प्रकार की गति को दर्शाता है और समय की मूल इकाई क्या है। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला बोला गया ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का आपको चित्र बनाना है और यहाँ पर आपको मोशन का टाइप बताना है और बताना है कि कौन सी बेसिक यूनिट होती है टाइम की। तो देखिए आप ऐसे पिक्चर बना देंगे और ये जो मोशन है कौन सा, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और पूछा गया कि समय की ऐसी यूनिट क्या है। तो क्या होती है ऐसी यूनिट, सेकंड होती है। जो टाइम होता है ना उसकी सेकंड होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, और जो स्पीड है उसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको। तो मैं एक बार ये जो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है ना, इसका आएगा सेकंड। ठीक है, और ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, पीरियोडिक मैंने बता दिया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में प्रयुक्त होने वाले 2 समय मापने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ कि नेम द 2 टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। तो आप अपनी बुक देखेंगे तो एक रेत घड़ी और दूसरा जल घड़ी, इसका यूज किया जाता था। इंग्लिश में रेत घड़ी को क्या बोलेंगे, सैंड वॉच। ठीक है, और आप देखोगे जो मैंने आपको चैप्टर समझाया था उसमें सारे इंपॉर्टेंट बताए थे, है ना, तो ये सारे कवर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पेपर में भी आपके कवर हो जाएंगे। और जल घड़ी मतलब वाटर वॉच, WATCH। फिर कह रहे हैं कि चाल मापे यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्या ये कथन सही है। देखो जो चाल मापी होता है ना वो चाल को मापता है, तो ये कथन सही नहीं है। तो आपको आंसर में दिखा रहा था, पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। इज स्टेटमेंट इज ट्रू, और अगर ये ट्रू है तो बोला एंड हाउ, कैसे। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो स्पीडोमीटर होता है ना वो स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, और इसलिए स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। देखिए मैंने ऊपर वाला तो आपको बता दिया था और पिक्चर भी दिखा रही थी। तो नेक्स्ट में इसका जो और वाला था, अगर आप और वाला करते तो आप बोलेंगे नहीं ये कथन सही नहीं है क्योंकि चाल मापे चाल को मापती है। इंग्लिश में लिखेंगे नो, इट इज नॉट ट्रू एज स्पीडोमीटर मेजर स्पीड। ठीक है,
तो स्पीडोमीटर लिखाइए SPEEDOMETER और मेजर MEASURE मेजर, ऐसा लग जाएगा मेजर्स और ये होगा स्पीड। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कह रहा उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो पौधे को सपोषी प्रकृति का बनाती है। तो मतलब पौधे जो होते हैं वो सपोषी होते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को आपको दिखाना है। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट मेक्स प्लांट ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब पौधे जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उस प्रोसेस को बताना है। जब प्रोसेस पूछ रहे हैं ना तो आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, पिक्चर्स भी आप बना देंगे तो और अच्छा स्कोर हो जाएगा। आप देखो आप, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से जो है ना पूरा यहाँ तक बताएंगे। ठीक है, और आप ये बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ तक तो बताना पड़ेगा। ये पूरी इक्वेशन भी दिखानी पड़ेगी और आपको ये पिक्चर भी बना देनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, अब इंग्लिश में देखो। इंग्लिश में आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, उसके बाद ये पिक्चर बना देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय या पेट में भोजन का क्या होता है। आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं। इंग्लिश में भी सुन लो। व्हाट हैपन टू द फूड इन द स्टमक। जो हमारे स्टमक में जब भोजन जाता है तो फिर उसका क्या होता है। 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं। या अगर आप नीचे वाला करना चाहे नीचे वाला कर सकते हैं, लेकिन पेपर में ना, यहाँ तो मैं दोनों समझा रहा हूँ, आप दोनों कर लो, क्या पता कोई आ जाए। ठीक है, देखिए ये जो अमाशय का टॉपिक है हमारा ये वाला, और ये जे आकृति का होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पेट में जाता है तो तब क्या होता है। तो देखो जब हमारे पेट में जाता है तो उसमें एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो 3-4 बातें आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भोजन के साथ जब पहुंच जाता है ना जीवाणु, उसको नष्ट होते हैं और इसको अम्लीय एसिडिक बना देता है और प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। ठीक है, जो पाचक रस होते हैं वो। तो 3 पॉइंट इसमें से कोई लिखने थे यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ से आप बता देना इंग्लिश में। जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक है ना, वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है। देखो 3 चीजें निकलती है पेट में से, HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और जैसे ये बता देना कि एसिड जो होता है वो किल कर देता है बैक्टीरिया को जो खाना हमारे पेट में जाता है। ठीक है, और हमारे पेट में जो खाना जाता है वो सारा एसिडिक बन जाता है। ठीक है, और फिर डाइजेस्टिव होता है तो वो जूस, जो डाइजेस्टिव जूस है वो उसे डाइजेस्ट करता है। और क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो सिंपल सब्सटेंस में बदल जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आप 3 बता सकते हैं। ठीक है, आप 3 बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है और वाला। अगर आप करते हैं तो मानव पाचन तंत्र में दीर्घ कहाँ उपस्थित होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। ये जो दीर्घ होते हैं इसका क्या काम है। जो विली है ना, विली, और इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये जो विली है ना, विली, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें, और व्हाट इज देयर फंक्शन, और उनका फंक्शन क्या है। देखिए जो दीर्घ होते हैं ना, ये हमारे क्षुद्रांत में पाए जाते हैं, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसमें पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं, मतलब उसे चूसते हैं और शरीर की नसों में उन्हें पहुंचा दिया जाता है और फिर वो हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। आपको केवल एक ये बताना था क्षुद्रांत में, और दूसरा ये भोजन का अवशोषण करते, ये बताना था। 2 ये मैंने लाइन डाल दी थी। ठीक है, ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा दीर्घ किसे कहते हैं तो यहाँ से आप यहाँ तक बता सकते हैं। ठीक है, और अगर पूछे इसका क्या काम है तो यहाँ से यहाँ तक बस। अब इंग्लिश में देखो। देखो ये जो विली है ना, विली, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और फिंगर की तरह होता है इसका जो डिजाइन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ना विली क्या है तो बता देना फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ होती है। ठीक है, वो जो है ना विली है।
ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है आप बता देना कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करती है और पूरी बॉडी के अंदर जो वेसल्स होते हैं ना, उस पर पहुंचा देती है। तो अब इतना बता देना जितना मैंने अंडरलाइन किया, एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। जो है ना, एक तो ये बताना है कि ये स्पॉन्टेस्टाइन में है, तो अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा आपको इसका फंक्शन बताना है यहाँ से यहाँ तक। फिर क्वेश्चन है कि कार ए और कार बी, देखो कार 1 किलोमीटर पर आवर है और कार बी जो है ना वो मीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है कौन सी कार तेज गति में और कितनी है। देखिए हमें ना दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखा था और दूसरे में मीटर पर सेकंड दे रखा था, तो हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल लिया। कैसे? 45 है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 लिखेंगे, ठीक है, और 2 बार नीचे 60 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 जा 15, ठीक है। तो आप देखोगे कितना आ गया, 25/2, इसको काटो तो 12.5 आ गया। तो ये देख सकते हैं। तो दूसरे की कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। तो किसकी जो है ना चाल ज़्यादा है, कार बी की ज़्यादा है। और पूछे कितनी है, तो 15 में से 12.5 घटा दो तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी लास्ट में लाइन लिख देंगे कि 2.5 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप ऐसे लिख लेंगे सेम। और कार ए की चाल की जगह लिख लेंगे स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है, स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा स्पीड ऑफ कार बी, ठीक है। थोड़ा सा अब कोऑपरेट करना प्लीज, ठीक है। स्पीड ऑफ कार बी, और किस कार की स्पीड ज़्यादा है, बी की, ठीक है। तो कार ए छोटी है, मतलब उसकी स्पीड कार बी की ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे आपसे पूछे ना कितना ज़्यादा है, तो आप लिख देना बाय 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना बहुत है, बाय मतलब से ज़्यादा, वो तो हमने साइन तो बना ही दिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि एक सरल ढोलक 42 सेकंड में 20 दोलन पूरे करता है। तो ये कह रहा है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, और ये कह रहा है कि आवर्तकाल की गणना भी कीजिए। तो आपसे ना आवर्तकाल इंग्लिश में आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं, टाइम पीरियड को जो है ना कैलकुलेट कीजिए ऊपर की क्वेश्चन में, ठीक है। तो फटाफट देखो, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे आवर्तकाल की डेफिनेशन, ठीक है। और अब रही बात न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, तो न्यूमेरिकल में आप लिखोगे आवर्तकाल इजिकल टू में आपको क्या करना है, 42 को 20 से भाग कर देना है, तो आपका आ जाएगा 2.1, ठीक है। सेकंड लिख देना बाद में, ठीक है। पहले वाले का भी आंसर मैंने आपको बता दिया, ये दूसरे वाले का उसका पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि यदि उपरोक्त लोलक में गोलक की प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा बदल दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलोगे अगर हमने, तो देखो अगर हमने जो पेंडुलम है अगर हमने उसको ज़्यादा दूर कर दिया तो बोलोगे आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख देना, आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। अब इंग्लिश में देख लो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखनी है और फिर टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके दिखाना है। देखिए द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज टर्म्ड
एज इट्स टाइम पीरियड, और या वेव लिखा ना, पेंडुलम भी आप लिख सकते हैं। तो बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है कि इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 42 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब इज स्लाइटली चेंज। अगर आप बोलोगे अगर इंक्रीज करते हैं ना, तो बोलोगे टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ठीक है। इफ पोजीशन विल इंक्रीज, मतलब अगर जैसे उसको हम बहुत ज़्यादा दूर तक लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपका सेक्शन सी है जो केस स्टडी के बेस पर है, तो फटाफट इसको पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि जो प्लांट्स है ना, जो वो है ग्रीन और टेंडर, मतलब हरा और कोमल है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं हरे मैदानों में देख सकते हैं, ग्रीन फील्ड्स में आप देख सकते हैं। और कह रहे हैं कि ये यूजुअली क्या होते हैं, जो ये बता रहे हैं ग्रीन और टेंडर है, ये कह रहे हैं शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी नहीं होती। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनकी जो ब्रांचेस होते हैं ना, उसके बेस स्टेम पर होती है, लेकिन ये हार्ड तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटे नहीं होते। तो दो बताया हमें, एक ग्रीन के बारे में बताया, तो आपने पढ़ा होगा हर्ब होती है, पढ़ा ना आपने। और जो जिनमें जो थोड़ा मोटे होते हैं लेकिन पूरा हार्ड पूरी तरह से जो है ना थिक नहीं होते, तो वो श्रब होते हैं, पढ़ा होगा आपने। और आगे क्या बता रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं। तो कौन बता रहा है, ट्री के बारे में बता रहा है, ठीक है। द स्टेम है ब्रांच इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। देखो ट्रीज के बारे में तो डेफिनेशन दे दी, बाकी हमें यहाँ पे हर्ब्स के बारे में बता रखा है, शब के बारे में बता रखा है, लेकिन बताया नहीं कि ये वही है, हमें तो पता लग गया। अब बताओ कौन से पौधे होते हैं जो ग्रीन और टेंडर टर्म्स, जो टेंडर स्टेम वाले होते हैं, तो हमें पता ही है वो कौन होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। देखो जैसे आपने पालक खाई होगी, तो आप देखो पूरी नीचे से ऊपर हरी हरी रहती है ना, तो उगती तो है वो, तो किस कैटेगरी में आ जाएगी वो, हर्ब्स में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है पौधे जिनमें तने के आधार के पास से शाखाएं विकसित होती हैं। तना कठोर लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, तो उन्हें क्या बोलते हैं, झाड़ी, श्रब बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का पौधा, चमेली का पौधा देखा होगा वो। फिर उसके बाद थर्ड है कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं जा सकते लेकिन जमीन पर फैल जाते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। कौन होते हैं, क्रीपर्स, ठीक है, जो फैल जाते हैं ना, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा। अब उसके बाद 13 पर आ जाइए। ये कह रहा है कि जो जो हमारी डिश होती है ना, जैसे व्यंजन जो होते हैं, तो हम जब उसे पकाते हैं या बनाते हैं, तो हमें वो जो भी चीज़ हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, हमें पौधों से या जानवर से मिलती है ना। जो हम इसे गेट करते हैं प्लांट से और एनिमल से गेट करते हैं, और जिनकी हमारे शरीर की को आवश्यकता होती है। देखो अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे, हमारे शरीर को चाहिए ना। और जिन चीज़ों की हमारे शरीर को जरूरत होती है उसे पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भोजन में आहार, फाइबर और पानी भी होता है। मतलब खाली हमें पोषक तत्व नहीं चाहिए, हमें आहार, फाइबर और पानी भी चाहिए होता है। ये हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। ये जो डिश में तो होता ही है, जो चीज़ बन रही है ना, इसके अंदर एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो या एनिमल्स के हो। तो ये कह रहे हैं जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें जितने भी चीज़ें चाहिए ना हमारी बॉडी को, उसे ही तो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के अलावा
हमें क्या चाहिए होता है, डाइटरी फाइबर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अब आपको बताना है कि विच इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, आपको बताना है इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा था ना इन एडिशन, इसके अलावा जो है फूड में डाइटरी फाइबर और वाटर होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट नहीं हुआ, तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो डाइटरी फाइबर आएगा, डी आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब। ये कह रहे हैं जो हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग करता है ना, वो कौन होता है, वो है प्रोटीन है, राइस है, फिश है, ये बहुत एनर्जी। देखो दोनों के देखो फिश है ना, उसमें प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है। ये कह रहे हैं कि लेमन जो है वो किस में रिच होता है, मतलब लेमन के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि ये आपको पिक्चर दे रखी है और आपको क्या करना है, एक तो इसके आइडेंटिफाई करने को 3 नाम, और राइट द रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपको जो है आप जो भी इनमें से 3 बताएंगे उसका आपको काम भी बताना पड़ेगा कि उसका काम, कि उसका कार्य क्या है। ये पिक्चर है और यहाँ से हम अपने आंसर टैली कर सकते हैं कि आपने क्या बताया है, गाल ब्लैडर। ठीक है, जो उसमें ऑप्शन है वही वाला बताना है, जैसे एनएस का दे रखा था। ठीक है, और हमें गाल ब्लैडर और लीवर, देखो किसका दे रखा है वही आपको लिखना होगा, और इन सब में से जो भी 3 करेंगे उसके फंक्शन बताने होंगे आपको। जो हमें समरी पढ़ते हैं ना उसी में हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे एनएस का क्या काम होता है। ठीक है, बाकी अब एक बात और सुनो, ये लाइन से लगाने को आ जाता है ये वाला, कि पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन होता है। ठीक है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूँ, ये आप जरूर पढ़ा करो, ये जो लास्ट में जो समरी होती है ना, इसमें से काफी कुछ आ जाता है। अब उसके बाद है 15 क्वेश्चन। देखिए अब मैं आपको 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और 15 क्वेश्चन में बोला गया कि ये 3 कार्य ए, बी और सी, और इस ग्राफ को पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, देखो जो जितना ज़्यादा ऊपर होता है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है, आप ध्यान में रखेंगे। तो कौन सी कार तेज और कौन सी धीमी गति से चल रही है, तो देखो जो बी है ना सबको चीरते हुए आगे निकल गई, और ये जो आप देखेंगे ए, ये बहुत धीमे चल रही है, तो सबसे नीचे वाला एंगल बना हुआ है। ठीक है, फिर बोले लगभग किस समय पर कार बी और कार एक साथ होंगी, बताओ। और किस टाइम पर कार बी और कार एक साथ होंगी, तो कार बी का है, कार ए का है, तो किस टाइम पर दोनों एकजुट होंगी। देखिए अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, लगभग किस समय पर कार बी कार ए को एक साथ होगी, मतलब अप्रोक्सिमेट व्हाट टाइम कार बी क्रॉसेस कार ए, तो बी कौन सी है, ये रही, और ए कौन सी है, ये रही, तो दोनों ने किस टाइम पर एक दूसरे को क्रॉस करा है, तो ये 0. ठीक है 8 है ना, तो कितना आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, अगर बी सी से पास हो रही है तो उसने कितनी जो है ना, कितनी दूरी जो है वो कवर कर ली थी। तो देखो ये बी है और ये सी है, देखो बी सी से आगे निकला इस पॉइंट पर, तो इसको मिला दो। जब हम इस पॉइंट को मिलाते हैं लगभग 6 आता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 6 किलोमीटर। पर आप देखेंगे हिंदी में कुछ और लिखा है, यहाँ बी और ए लिखा है, तो बी को देख लो और ए को देख लो, तो ये कितना आ गया, लगभग आपका 10 किलोमीटर आ गया। पर जब हमें हिंदी इंग्लिश दिया होता तो हमें इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी होती है, बाकी टीचर आपको करेक्ट करा देंगे, अगर ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। तो पहला बोला गया कि जो समय दूरी ग्राफ है उसमें एक्स और वाई पर क्या क्या दिखाया गया है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच
क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया गया, टाइम, और वाई पर क्या दिखाया गया, डिस्टेंस। बस नेक्स्ट है आपको स्पीड निकालनी बस की। तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो दो में से एक गया, टाइम तो 1 घंटा है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी, दो में से एक गया एक, तो कितना आ गया 1 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ गया, एक को एक से डिवाइड करेंगे एक आ जाएगा। तो बस की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो दोबारा सुन लो, बस की चाल कैसे निकाली जाती है। तो कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, ले लिए, तो दो में से एक गया एक और दो में से एक गया एक। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना होता है। अब बस की चाल कैसे लिख देंगे, 1/1 बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रही है खाली। और इंग्लिश में क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व तो आपने कर ही लिया होगा। अब उसके बाद कह रहे चाल मापी यंत्र की उपयोगिता क्या है। आप बोलोगे इट मेजर्स स्पीड, ये चाल मापता है, ठीक है। स्पीडोमीटर की यूटिलिटी क्या है, तो आप लिख दोगे इट MESUR मेजर्स स्पीड। और ठीक है, अब स्पीड मापेगा तो अगर हमारी स्पीड ज़्यादा हो रही होगी तो हम कम कर लेंगे, ताकि एक तो जुर्माना लगे और हमारी लाइफ भी सेफ रहे, ठीक है। MEASURES, ठीक है, स्पीड। और दूसरा हिंदी में लिखेंगे यह है चाल को मापता है। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा सैम्पल पेपर करवा दिया, होप ये हेल्पफुल होगा। और SST का जो आपको पेपर है उसकी मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो वो वीडियो देख लेना। SST सैम्पल पेपर लिख के ASC स्टार्टर लिख देना, वीडियो आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।